हेलो एंड वेलकम टू पढ़ रहे आईआईटी जैम। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। आईआईटी जैम 2021 का हम सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। तो 3 पार्ट्स ऑलरेडी आपने देख लिए होंगे, 30 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा 4th पार्ट और इसमें हम डिस्कस करेंगे जो हमारे MS2 टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे उनका डिटेल सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, फ्रॉम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड से ये पूछा गया था, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन देखते हैं कि क्या इसका सॉल्यूशन कहता है। ये जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था ये OMC से था, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड से। द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द स्पीसीज इज एंड आर। आपको बताना है कि यहाँ पे क्या क्या करेक्ट स्टेटमेंट होगी। सबसे पहले यहाँ पे देखिए CpMOCO3 एंड CpWCO3 आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे? Cp का मतलब यहाँ पे साइक्लोपेंटाडाइनाइल है, ये बेसिकली एक लिगैंड ही होता है ना। ये वाला जो लिगैंड होता है इसी को हम आपका Cp बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में Cp लिखा जाता है इसको। अब देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन की बात करेंगे, मैं ऑफिशियल आंसर भी बताऊंगा, मैं बताऊंगा कि वो कैसे इनकरेक्ट हो सकता है। अगर आप इस क्वेश्चन में ऑर्गेनोमेटालिक पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल से जाएंगे, अगर आप यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन रूल से जाएंगे तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे। कैसे? देखो, Cp का इलेक्ट्रॉन काउंट हम यहाँ पे कितना मानेंगे जी? 5 मान लेंगे। Cp का इलेक्ट्रॉन काउंट 5 मान लेंगे यहाँ पे 5। उसके बाद मोलिबिडेनियम जो है आपका क्रोमाटन, ये बेसिकली इसमें आता है, क्रोमियम, उसके बाद मोलिबिडेनियम और उसके बाद टंगस्टन। तो क्रोमियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं यहाँ पे 6, तो वही मोलिबिडेनियम के वही टंगस्टन के, तो 6 हो जाएंगे। प्लस में अगर आप यहाँ पे बात करेंगे CO का 2 है तो 6 ऐड करेंगे, 6 6 12। अब यहाँ पे जो Cp होता है ना, इसका 6 इलेक्ट्रॉन काउंट लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी होता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन काउंट लोगे तो ये 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहे हैं। सेम यहाँ पे भी Cp जो है उसका इलेक्ट्रॉन काउंट 6 हो जाएगा, प्लस में टंगस्टन है तो 6 हो जाएगा, प्लस में 3 CO लगे हुए तो 6 हो जाएगा, तो ये भी 18 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर आप 18 इलेक्ट्रॉन से देखें तो दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। बट देखिए इसे है ना, इसे हमें नहीं बोलना चाहिए दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। बट मेन डिफरेंस कहां पे आएगा? देखिए यहाँ पे क्या है, ये मोलिबिडेनियम है और यहाँ पे क्या है, टंगस्टन है। इन दोनों का एटॉमिक नंबर अलग अलग है, इन दोनों का एटॉमिक नंबर अलग अलग है। अगर आप टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करने जाएंगे तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होंगे। अगर आप मान लो मोलिबिडेनियम के इलेक्ट्रॉन काउंट किए, Cp के किए, CO के किए, 3 CO के, तो टोटल इलेक्ट्रॉन जब आप काउंट करोगे सेम नहीं होंगे। तो भाई मुझे पर्सनली ये लगता है कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होने चाहिए। बट ऑफिशियल आंसर जो दिया गया है वो शायद इसको सोच के दिया गया है कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे। हाँ, ये आइसोलोबल अगर यहाँ पे लिखा होता तो मैं बोल देता दीज आर आइसोलोबल स्पीसीज, तो फिर वो ठीक होते। बट अब यहाँ पे ये ठीक नहीं लग रहा है। हालांकि आंसर तो इस क्वेश्चन का जो दिया गया है उसमें ए बी दिया गया कि ए बी होगा, यानी कि दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है, मुझे तो नहीं लगता कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होंगे, क्योंकि मोलिबिडेनियम और टंगस्टन के एटॉमिक नंबर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है ना, तो इस वजह से ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होंगे। हालांकि इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, बिकॉज ये भी 18 इलेक्ट्रॉन, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आईआईटी जैम 2021 में इसका आंसर बोला गया है कि यस दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो हम लगाएंगे यस दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, बट इस कंसेप्ट से होंगे, इस कंसेप्ट से ये होने वाला नहीं है। उसके बाद देखो ये दोनों क्या आइसोलेबल स्पीसीज होंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सबसे पहले आइसो इलेक्ट्रॉनिक देखो, कार्बन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के पास 2, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए तो 2 हो जाएंगे, एक के पास 1 होता है, प्लस में आप एक और ऐड करेंगे तो यहाँ पे 9 है, सेम इसके पास भी 9 है। अब आइसोलोबल स्पीसीज का कैसे पता लगता है? देखिए, अगर आप देखेंगे यहाँ पे CH2 नेगेटिव की अगर आप बात करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी देख लो, कार्बन 4 प्लस में 2 हाइड्रोजन एंड प्लस में आपका 1, तो यहाँ पे 7, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है 1 की। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। सेम अगर आप यहाँ पे बात करेंगे, नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 हाइड्रोजन तो 2 हो जाएंगे, यहाँ पे भी 7, इसको भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। जहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी सेम होती है वो आपका आइसोलोबल स्पीसीज होते हैं। तो यस, ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा आपका, तो ये बिल्कुल ट्रू होगा, ये आइसोलेबल भी है एंड ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है। तो यहाँ पे ए और उसके बाद आपने बी भी लिखा।
BH एंड CH आर आइसोलोबल एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। पहली बात तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो ही नहीं सकते हैं, दीज आर नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पे देखो बोरोन के पास 5 और एक 6 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास 6 और एक 7, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है, तो आइसोलोबल भी नहीं होते ये, है ना, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए 4 की जरूरत है, और इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 की जरूरत है, तो यह आइसोलोबल भी नहीं होते। ए बी, उसके बाद चलते हैं डी के ऊपर। देखिए इसका 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास और 3 हाइड्रोजन, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। वैसे ही अगर आप MnCO5 की बात करेंगे तो इसको भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 की जरूरत होगी। कैसे? देखिए यहाँ पे MnCO5 है, तो यहाँ पे Mn की अगर आप बात करेंगे फ्रॉम 18 इलेक्ट्रॉन रूल से आप देखिएगा कितने की डेफिशिएंसी है, तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉन 7 हो जाएंगे, प्लस में आपका 2 इंटू में 5 यानी कि 17 इलेक्ट्रॉन, इसको भी अपना 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको भी अपना 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसका मतलब दीज आर आइसोलेबल स्पीसीज। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हम देख लेते हैं, अगर वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी सेम हो तो वो आइसोलेबल स्पीसीज हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर दिया गया था, है ना, ऑफिशियल आंसर की में, वो ABD दिया गया है। हालांकि मैं फिर से कहूंगा, मुझे नहीं लगता कि A आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे, बिकॉज मोलिब्डेनियम एंड टंगस्टन इनके एटॉमिक नंबर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। हाँ, इस तरीके से जाएंगे तो ये जो IIT ने दिया वो भी मैंने बता दिया, मेरा क्या सोचना है वो भी मैंने बता दिया। तो ये पहला क्वेश्चन ऑर्गेनोमेटालिक से पूछा गया था MSQ के अंदर, काफी अच्छा क्वेश्चन था लेकिन इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज फ्रॉम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सुपर्ब क्वेश्चन मैं कहूंगा इसको। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से, एंड आपको JTD काफी डिटेल में पढ़ाया जाता है, और मैंने भी काफी डिटेल में पढ़ाया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। ये क्वेश्चन है द कॉम्प्लेक्सेस दैट शो जॉन टॉलर डिस्टोर्शन। तो आप सभी को पता होना चाहिए जॉन टॉलर डिस्टोर्शन को कौन शो करते हैं, जो आपका जहां पे डिसिमेट्री होती है, जहां पे आपका डिसिमेट्री होती है वही आपका JTD को शो करते हैं, है ना। जहां पे अनसिमेट्रिकल फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वही JTD को शो करते हैं। सबसे पहले आप इस कॉम्प्लेक्स पे आ जाइए। अगर आप यहां से बात करेंगे तो ये बनेगा आपका कोबाल्ट, है ना, 3 और 2 5, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव बन जाएगा। क्या बनेगा? कोबाल्ट 2 पॉजिटिव। कोबाल्ट 2 पॉजिटिव का मतलब होता है D7, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव का मतलब होता है D7। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स स्प्लिटिंग कुछ इस प्रकार से करेंगे तो यहाँ पे आपको कितने 7 भरने, तो 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7। देखो जब आप यहाँ पे आपने इसको हाई स्पिन मान के भरा है तो भी आपका T2G अनसिमेट्रिकल है। अगर आप इसे लो स्पिन मान के भरते ना, अगर आप इसको लो स्पिन मान के भरते तो भी ये आपका 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, तो यहाँ पे इजी अनसिमेट्रिकल है। मतलब चाहे आप इसे हाई स्पिन मान लीजिए D7 को यहाँ पे, हालांकि हाई स्पिन ही होना चाहिए ये आपका, क्योंकि Cn लगा हुआ है यहाँ पे, या आप इसे लो स्पिन भी मान लीजिए, मतलब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं थी। D7 जो होता है वो आपका पक्का ही आपका क्या शो करता है, JTD शो करता है, पक्का ही JTD शो करेगा। तो A तो कंफर्म है JTD शो करेगा ही करेगा। ठीक है, A में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आ जाइए सेकंड के ऊपर। यस, दिस इज इंपॉर्टेंट एंड बहुत बढ़िया एक्सेप्शन होता है। अगर आप यहां पे बात करेंगे निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे +4 है, और निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +4 हो तो जो फ्लोरीन होता है वो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के तौर पे काम करता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, वो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के तौर पे काम करता है। इसका मतलब ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो लो स्पिन होगा, इसका मतलब ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो लो स्पिन होगा। और दूसरी बात अगर आप यहाँ पे करेंगे, निकल 4 पॉजिटिव का मतलब होता है आपका ना D6, निकल 4 पॉजिटिव का मतलब होता है D6। तो यहाँ पे अगर ये लो स्पिन होगा तो पूरा खराब हो जाएगा मामला। यहाँ पे तो खराब तो क्या होना है, बस ये JTD शो करने वाला नहीं है। तो यहाँ पे आपको ऐसे भरने पड़ेंगे 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6।
तो आपका T2G सिमेट्रिकल हो चुका है, ये आपका सिमेट्रिकल हो चुका है। अगर ये सिमेट्रिकल हो चुका है तो नो JTD, इसके अंदर कोई भी JTD पॉसिबल नहीं है, इसके अंदर कोई भी JTD पॉसिबल नहीं है। तो बी ऑप्शन को आप यहां से हटा सकते हैं, बी ऑप्शन को आप यहां से बिल्कुल आराम से हटा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए भाई, अब मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूं, यहाँ पे ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूं, या इसी को छोटा कर देते हैं। यस, इसको छोटा करने का भी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे रहेगा। देखिए सी ऑप्शन की अगर आप यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे Mn की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी, यहाँ पे आपका Cn और Me लगा हुआ है ना, Cn के साथ आपका Me लगा हुआ है, एंड साथ के साथ में ये शायद न्यूट्रल ही बनेगा भाई। अगर ये न्यूट्रल बनेगा तो यहाँ पे Mn2 पॉजिटिव है, Mn2 पॉजिटिव का मतलब है D5 है ना, Mn2 पॉजिटिव का मतलब है D5, ये बन जाएगा। अब देखो D5 एक आपके पास ऑप्शन होता है हाई स्पिन का और एक ऑप्शन होता है लो स्पिन का, तो ये पक्का ही लो स्पिन होगा क्योंकि Cn यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो ये अगर लो स्पिन होगा तो यहाँ पे 1 2 3 एंड इसी प्रकार यहाँ पे अगर ये लो स्पिन होगा तो आपका 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5। तो यहाँ पे आपका T2G अनसिमेट्रिकल आ जाएगा, यहाँ पे आपका T2G अनसिमेट्रिकल आ जाएगा, तो ये JTD शो करेगा। इसका मतलब A भी शो करेगा और C भी शो करेगा। अभी तक तो हम ये देख पाए हैं कि A और C दोनों शो करेंगे। उसके बाद आप आ जाइए D ऑप्शन पे, तो D ऑप्शन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कोबाल्ट En का ट्वाइस एंड आपका कोबाल्ट फ्लोरीन 2 पॉजिटिव। तो यहाँ पे कोबाल्ट पहली बात तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो मतलब हो गया D6। अब यहाँ पे लिगेंड देखिए कैसा लगा हुआ है, यहाँ पे En लगा हुआ है, En का मतलब होता है नाइट्रोजन डोनर, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में आता है। अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में आता है तो ये वाला कॉम्प्लेक्स होगा लो स्पिन, ये वाला कॉम्प्लेक्स होगा लो स्पिन। अगर आप इस लो स्पिन की बात करेंगे यहाँ से तो पक्का ही इसके अंदर JTD होने वाला नहीं है, इसके अंदर आपका JTD होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि लो स्पिन का मतलब यहाँ पे 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6। तो ये आप देख सकते हैं दिस इज सिमेट्रिकल, T2G सिमेट्रिकल, इसका मतलब यहाँ पे नो JTD, यहाँ पे कोई भी JTD होने वाला नहीं है, यहाँ पे कोई भी JTD होने वाला नहीं है। तो ये था जी ये पूरा क्वेश्चन, मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेनेशन आपको दे दी है कि कैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि किसके अंदर JTD होगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा फील्ड स्ट्रेंथ का आइडिया होना चाहिए था, ठीक है, CFT का आइडिया। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हमारा वो A एंड C इज द करेक्ट आंसर। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ये भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से ही क्वेश्चन होगा आपका, ठीक है। तो देखिए क्या कहता है, तो द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट सोडियम नाइट्रोफ्यूराइड के बारे में आपको बताना है। सबसे पहले तो आपको इसकी स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया होना चाहिए। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे जो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स होता है एंड जो नाइट्रोफ्यूराइड होता है इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो इसकी स्ट्रक्चर के ऊपर चलते हैं सबसे पहले। तो इसकी जो स्ट्रक्चर मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता देता हूं स्टूडेंट। तो यहाँ पे Na2 तो आएगा ही आएगा सोडियम, उसके बाद आपका यहाँ पे बोला गया नाइट्रोफ्यूराइड, तो नाइट्रो आना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है ना Fe एंड CN5 होता है। देखिए जो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स होता है वहां पे Cn की जगह H2O होता है, 5 H2O होते हैं वहां पे, बट यहाँ पे 5 Cn होते हैं एंड यहाँ पे NO नाइट्रोसिल प्रेजेंट होता है। ये वाला कॉम्प्लेक्स जो होता है इसे बोला जाता है सोडियम नाइट्रोफ्यूराइड, है ना, SNP इसे बोलते हैं। सबसे पहला इसके बारे में आपसे पूछा है क्या ये पैरामैग्नेटिक होगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे बड़ा आराम से देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये जो X होता है ये इसको आयरन का X मान लेते हैं, -5। यहाँ पे जो NO होता है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है भाई, ठीक है। और बाहर यहाँ पे अगर 2 पॉजिटिव तो बाहर 2 नेगेटिव हो जाएगा। जब आप इसको यहाँ से देखेंगे तो ये +2 का आ जाएगा, ये किसका आ जाएगा +2। अब यहाँ से अगर आप +2 की बात करेंगे, आयरन +2 का मतलब होता है D6, और आप अगर D6 की बात करेंगे यहाँ से तो इस प्रकार से स्प्लिटिंग दिखाएंगे इसके अंदर, इस प्रकार से स्प्लिटिंग। Cn और NO दोनों ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के तौर पे काम करते हैं, इसका मतलब ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज, यहाँ पे 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और जहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो वो आपका डायामैग्नेटिक होते हैं, वो आपका डायामैग्नेटिक स्पीसीज होते हैं।
तो इसका मतलब ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये पैरामैग्नेटिक होने वाला नहीं है, इसको आप हटा दीजिए। नाइट्रोफ्लोराइड आयन इज फॉर्म्ड इन द ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट्स, नहीं, वो जो कॉम्प्लेक्स बनता है ब्राउन रिंग के लिए, जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो बनता है Fe, यहाँ पे H2O5 होता है, H2O5 होता है, यहाँ पे NO पॉजिटिव हो जाता है। तो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में ये वाला कंपाउंड बनता है, इसके ऊपर पॉजिटिव वगैरह जो भी चार्ज है वो हम लगा देते हैं, शायद यहाँ पे भी NO2 पॉजिटिव ही होता है, तो हाँ यही होता है यहाँ पे भी, ठीक है ना। तो समझ रहे हैं मेरी बात को, ये रहा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, इट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ सल्फाइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। यस बिल्कुल, क्या यहाँ पे नाइट्रोसिल NO पॉजिटिव के तौर पे होता है? यस बिल्कुल सही है। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो सी और डी। अब देखो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे देता हूं इसके लिए, स्पेशली सी के लिए एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे 2-3 ली है रेफरेंस। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे जो सल्फर को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो जब आप 2Na+S ये जो बनता है सल्फाइड, इसका अगर आप इसको कंफर्म करना चाहते हैं कि ये बना या नहीं, तो इसकी रिएक्शन करवा दो। देखो Na2S की रिएक्शन करवाई गई है सोडियम नाइट्रोफ्लोराइड के अंदर, तो यहाँ पे आपको ए डीप वोयलेट कलर आपको मिलता है। क्या मिलता है? ए डीप वोयलेट कलर, ठीक है। सेम यहाँ से देख सकते हो सोडियम नाइट्रोफ्लोराइड, इसमें क्या किया जाता है, यहाँ पे भी आपका ये वैसे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। जब आप कीटोन की रिएक्शन इसके साथ करवाते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ बेस, तो यहाँ पे वाइन रेड कलर का कॉम्प्लेक्स आपको मिलता है, ठीक है। अपीयरेंस ऑफ वाइट रेड कलर, अगर ऐसा मिल जाए तो यहाँ से आपका कीटोन की कॉन्फर्मेशन हो जाती है। अब इस टेस्ट को क्या बोलते हैं? इस टेस्ट का नाम होता है भाई आपका लसैंगिन्स टेस्ट इसे बोला जाता है, जिसमें पूरा पता किया जाता है। ये रिएक्शन भी लिखी हुई है, अगर आप यहां से देखना चाहते हैं, देखिए रिएक्शन भी लिखी हुई है। लास्ट वाला स्टेप आप देखिए यहाँ पे ये रिएक्शन को भी आप नोट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें इस रिएक्शन को, कि जब आपने Na2S की रिएक्शन करवाई नाइट्रोफ्लोराइड के साथ, तो यहां से आपका ये वाला कॉम्प्लेक्स बनता है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। तो मैंने पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दिया है इसके बारे में, काफी अच्छे से समझा दिया है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो C एंड D आएगा। C एंड D इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम, थोड़ा सा बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट हुआ होगा यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि ये बेसिकली बायोलॉजी के अंदर ये आपका लिखा रहा है, ये जो थोड़ा सा ये भी नेचुरल प्रोडक्ट से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप नेचुरल प्रोडक्ट से रिलेट कर सकते हैं। द पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर इन टोमेटो हैज अ फंक्शनल ग्रुप, हैज वन फंक्शनल ग्रुप। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फंक्शनल ग्रुप। देखिए वैसे तो ये क्वेश्चन केमिस्ट्री का है, लेकिन जब तक आपको ये नहीं पता होगा ना कि वो कौन सा पिगमेंट होता है जो रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है टमाटो के अंदर, टमाटो नहीं कैरेट के अंदर बहुत सारी के जगह ये होता है, तो वो बेसिकली होता है आपका लाइकोपिन। क्या होता है वो? आपका लाइकोपिन होता है भाई। लाइकोपिन की वजह से, ये बायोलॉजी के अंदर आपको पढ़ाया जाता है, लाइकोपिन की वजह से टमाटो का कलर रेड कलर का होता है। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? दिस इज योर लाइकोपिन, ये आपका लाइकोपिन है। तो यहां पे आपको कौन सा एक फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है? ये स्ट्रक्चर है लाइकोपिन की, तो ये यही रिस्पॉन्सिबल होता है आपका रेड कलर फॉर टोमेटो। अब इसमें आपको कौन सा फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है? तो कोई भी बच्चा देख के बताएगा, यहाँ पे ओनली एंड ओनली आपको अल्कीन नजर आ रहा है, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड नजर आ रहा है। चलो जी बिल्कुल सही है। अब आपसे यहाँ पे इस फंक्शनल ग्रुप हमें पता लग गया, अब हमारी केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। ये कह रहे हैं कि इसके अंदर एक ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता, बताओ वो कौन सा? सबसे पहले ये कह रहा है इट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। कहने का मतलब ये है, क्या ये जो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है ये ब्रोमीन टेस्ट शो करता है क्या? Br2 टेस्ट ये शो करता है क्या? तो ये बस बिल्कुल ये Br टेस्ट जो है वो शो करेगा, बिल्कुल करेक्ट ये इंफॉर्मेशन है। कैसे? देखिए आपको ये काफी फेमस रिएक्शन पढ़ाई जाती है, जब भी आप Br2 की रिएक्शन करवा देते हैं, Br2 की रिएक्शन जब करवाते हैं अल्कीन के साथ, तो ये बेसिकली यहां से कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर लेता है। डिसअपीयरेंस ऑफ ब्राउन कलर, तो ये बिल्कुल ट्रू है कि ये ब्रोमीन टेस्ट शो करता है भाई। इट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, तो ये ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज करता है, बिल्कुल देखो डिसअपीयरेंस ऑफ ब्राउन कलर, यहां से ब्राउन कलर क्या है, जब आप इस अल्कीन की रिएक्शन Br2 के साथ करवाएंगे तो जो इसका रेड ब्राउन कलर होता है ना, वाटर भी रख लेना चाहिए यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये आपका डीकलराइज इसको कर देता है। तो ये बिल्कुल ठीक है, यहां से बिल्कुल ठीक है ये। इट गिव्स हाइड्रोजोन्स डेरिवेटिव
ऑन रिएक्शन विद 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। जब आप इसकी रिएक्शन 2,4-DNP बोलते हैं इसे भाई शॉर्ट फॉर्म में, DNP बोलते हैं, इसके साथ अगर आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे है ना, तो क्या आपको यहाँ पे हाइड्राजोन मिलेगा? नहीं। ये जो है ना, ये जो शो करते हैं 2DNP टेस्ट, ये शो करते हैं एल्डिहाइड, स्पेशली एल्डिहाइड के लिए ये टेस्ट होता है। देखो यहाँ पे ये रहा 2,4-DNP टेस्ट, 2,4-DNP टेस्ट, इसी को ब्रैडीज रिएजेंट बोला जाता है ना। तो ये आपका देख सकते हैं यहाँ पे 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के साथ जब आप C डबल बॉन्ड O या तो कीटोन की रिएक्शन करवाएं या एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाएं, तब जाके आपको वहां पे ये मिलते हैं। तो अपीयरेंस मिलती है येलो कलर की, ऑरेंज कलर की, रेड कलर की एपिपिटे की। बट अब यहाँ पे जो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है वो आपका ये टेस्ट शो करने वाला नहीं है, तो इसको हटा दीजिए। इट गेट्स क्लीवेड ऑन रिएक्शन विद ओजोन। यस यार, बिल्कुल फेमस आपको पढ़ाया जाता है। अगर मैं आपको एक रिएक्शन भी बताऊं यहाँ पे, ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस में करते ही क्या है, जब आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं ओजोन एंड जिंक्स वगैरह जो भी रखे जाते हैं यहाँ पे साथ में, तो आप करते क्या है, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं। इस बॉन्ड को ब्रेक करके आप क्या बनाते हैं, यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O लगा देते हैं एंड यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O लगा देते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे क्लीवेज करते हैं, है ना। तो इट गेट्स क्लीवेड ऑन रिएक्शन विद ओजोन। यस, बिल्कुल ट्रू है। इट गिव्स पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट ना जी। टोलेंस टेस्ट अल्कीन शो नहीं करते हैं, टोलेंस टेस्ट एल्डिहाइड शो करते हैं। तो बेसिकली टोलेंस टेस्ट अल्कीन शो करने वाले नहीं हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो A एंड C होगा। अच्छा क्वेश्चन था, बट आपको इसका पता होना चाहिए, इसके स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो मैं कहूंगा थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ये नहीं था, है ना। इसमें भाई कैसे पता होगा, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये चीजें कैसे पढ़ेंगे। तो ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन था, लेकिन आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते थे, है ना। या तो आप B और D इसका आंसर लगाते या A और C लगाते। अब जिस बच्चे को थोड़ा बहुत आइडिया होगा, देखो नाम में आ रहा ईन आ रहा है, लेकिन जिसको नाम भी पता होगा वो भी थोड़ा बहुत रिलेट कर पाता है, लेकिन जिसको नहीं पता था उसके लिए बिल्कुल टफ बनेगा। ये बिल्कुल सही है। हाँ, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे जो पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट है ना, जिसे हम टोलेंस बोलते हैं, इसके बारे में भी यहाँ पे कंटेंट है तो दिखा हुआ है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए जो एल्डिहाइड है वो टोलेंस टेस्ट शो करता है। फॉर्मेशन होती है यहाँ पे सिल्वर मिरर अलोंग द साइड्स ऑफ टेस्ट ट्यूब। तो फैलिंग सॉल्यूशन होता है वो भी एल्डिहाइड्स के द्वारा शो किया जाता है। बेंडिक्ट टेस्ट होता है, ये भी एल्डिहाइड्स के द्वारा शो किया जाता है। तो कहने का मतलब है ये जो सिल्वर मिरर वाला कंसेप्ट है ये यहाँ पे सेट नहीं बैठ रहा था, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर A एंड C होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। यस, ये भी काफी बढ़िया क्वेश्चन, ये भी काफी बढ़िया क्वेश्चन हेट्रोसाइक्लिक से है। ये आपका हेट्रोसाइक्लिक से ही है, नाम से ही पता लग रहा है कि आपको पिरिडीन का सिंथेसिस करना है, पिरिडीन बनाना है। इन्वॉल्व्स सर्वल स्टेप्स, कुछ स्टेप होते हैं। ये भी मैं क्वेश्चन कहूंगा एग्जाम ओरिएंटेड नहीं था, है ना, क्योंकि इतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ा। इस बार लेवल थोड़ा सा अच्छा पूछा गया। तो यहाँ पे जो ये रिएक्शन है ना, HP सिंथेसिस, H पिरिडीन सिंथेसिस इसे बोलेंगे, इसके अंदर कौन कौन से स्टेप होते हैं एक्सप्लेन कीजिए वो। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए मैंने कुछ यहाँ पे रेफरेंस ली हुई तो उसी से मैं एक्सप्लेन करूंगा तो काफी बढ़िया रहेगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कैसे सिंथेसिस की जाती है इसके अंदर। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, एक एल्डिहाइड हमने लिया, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं आपका। देखो इन दिस सिंथेसिस 4 कंपोनेंट रिएक्शन बिटवीन एल्डिहाइड एंड 2 इक्विवेलेंट ऑफ बीटा कीटो एस्टर। तो यहाँ पे हमने ये बीटा कीटो एस्टर लिया है 2 इक्विवेलेंट, एंड साथ में हमने अमोनिया लिया है। जब आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे सबसे पहले आपको मिलेगा डाईहाइड्रोपिरिडीन मिलेगा। और जब आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे आपका DDCAO की प्रेजेंस में, बेसिकली ऑक्सीडेशन करवाएंगे, तो यहां से ये कन्वर्ट हो जाता है आपका एरोमेटिक पिरिडीन के अंदर, पिरिडीन का डेरिवेटिव आपको मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पे मिलेगा। अब आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया इस क्वेश्चन के अंदर, भाई कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व है इसके अंदर। तो चलिए मैकेनिज्म मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए सबसे पहला जो स्टेप यहाँ पे हो रहा है वो ये हो रहा है, इसको ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, ये कैसे हुआ होगा। सबसे पहले इन्होंने बोला कि ये इंटरमीडिएट बनेगा, एंड अगर आप इसको रिलेट करेंगे, दिस इज लाइक दैट एल्डोल कंडेंसेशन। ये एल्डोल कंडेंसेशन जैसा है, एल्डोल कंडेंसेशन तो नहीं बोलेंगे प्रॉपरली, लेकिन एल्डोल कंडेंसेशन जैसा है। कैसे समझिएगा, देखो सबसे पहले एल्डोल कंडेंसेशन में क्या करते हैं, एसिड बेस रिएक्शन करते हैं, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अब इसका अटैक करवाया जाता है, कहां पे अटैक करवाएंगे भाई इसका, या फिर आप ऐसे देखो इसको,
इसको आप रहने दो, यहां से इसको निकालिए क्योंकि ये ज्यादा एसिडिक होगा, इसका अटैक करवाइए आप इस C डबल बॉन्ड O के ऊपर। तो सबसे पहले आपने एसिड बेस रिएक्शन करके ये करवाया, उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, जैसे ही आप यहाँ पे ये करते हैं तो O के ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आपका R, यहाँ पे हाइड्रोजन आप ऊपर दिखा सकते हैं। अब ये कार्बन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे कार्बन, इस कार्बन के साथ एक नीचे की तरफ जुड़ा हुआ C डबल बॉन्ड O R डैश, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऊपर की तरफ जुड़ा हुआ C डबल बॉन्ड O O R डैश, ठीक है। आप यहाँ पे डबल डैश लगा लो। यहाँ पे आप इसका प्रोटोनेशन करेंगे, प्रोटोनेशन करने के बाद जब आप इसको हीट करेंगे तो यहां से आपका हाइड्रोजन बाहर निकलेगा एंड यहां से इवन सीबी मैकेनिज्म। तो ये सारे जो स्टेप है ना एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर फॉलो किए जाते हैं। पहला स्टेप एसिड बेस रिएक्शन, आपने यहां से एसिडिक प्रोटॉन को निकाला। सेकेंड स्टेप इट्स योर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तीसरा स्टेप जो होता है एल्डोल, एल्डोल यहां पे बन रहा है भाई, देखोगे तो कैसे अल्फा बीटा पोजीशन पे देखो, अगर आप इसको अल्फा बोल रहे हैं इसको बीटा बोल रहे हैं तो ये आपका इसे अल्फा बीटा हम बोल सकते हैं एल्डोल, है ना। एल्डोल एल्डिहाइड एंड अल्कोहल मतलब अल्कोहल, तो ये लाइक दैट वैसा है। प्रॉपर एल्डोल कंडेंसेशन इसे नहीं बोलेंगे, लेकिन लाइक दैट आप इसे ऐसा बोल सकते हैं, लाइक दैट आप इसे ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ये बना, तो इस स्टेप को बिल्कुल आप बोल सकते हैं कि ये अल्डोल कंडेंसेशन जैसा है, ये अल्डोल कंडेंसेशन जैसा है, आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है। पहला स्टेप इसका जो है, तो यहाँ पे अल्डोल कंडेंसेशन को आप यस बोलिए, ठीक है। सेकंड इज डार्जेंस रिएक्शन। डार्जेंस रिएक्शन जैसा ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। मैनिक बेस रिएक्शन होती है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। वहां पे अमाइन की रिक्वायरमेंट होती है, फॉर्मेल्डिहाइड होना चाहिए, तो यहाँ पे ऐसा कुछ हमें नजर नहीं आ रहा। सेकंड, अब ये जो सेकंड है इसका, इसकी रिएक्शन आप इसके साथ करवाएंगे, सिंपली ये एडिशन टाइप का हो जाएगा यहाँ पे, तो इसमें कोई खास जो चीजें हैं वो नहीं आएंगी। यहाँ से ये बना, इस स्टेप को आप पर्टिकुलर कोई नाम नहीं दे सकते हैं, ठीक है, इसको कोई नाम नहीं देंगे आप यहाँ से। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए, अब जो ये बना था आपका इंटरमीडिएट जो वन यहाँ पे बना था ये वाला, इसके रिएक्शन अब आप करवाएंगे इसके साथ जो यहाँ से बना है, इसके साथ यहाँ से रिएक्शन करवाएंगे, इसके और इसके साथ रिएक्शन करवाए जाएंगे। तो यहाँ पे दो चीजों को बड़ा ध्यान से नोट कीजिएगा स्टूडेंट। मैं यहाँ से रेड कलर से इसको देखो, एक तो ये हो गया जी आपका, एक ये हो गया, एंड साथ में आपका ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो ये आपको जो पढ़ाया जाता है, दिस इज योर माइकल एडिशन, ये आपका माइकल एडिशन हो जाएगा, ये आपका माइकल एडिशन हो जाएगा। इसका अटैक आप यहां पे करवाएंगे, ठीक है, एंड इसको आप इस तरीके से रिलेट करेंगे, तो ये आपका जो लास्ट वाला स्टेप है इसे हम बोलेंगे माइकल एडिशन। बिल्कुल कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट इसको देख के बता सकता है, एंड ऑलरेडी मैंने मेरे कोर्स में माइकल एडिशन भी पढ़ाई हुई है, अल्डोल भी पढ़ाई हुई है, मैनिक भी पढ़ाई हुई है, डार्जेंस भी पढ़ाई हुई है, ये चारों रिएक्शन मैंने पढ़ाई हुई है। बस आपको ये पता होना चाहिए था कि pyridine की सिंथेसिस हो रही है, क्या मैकेनिज्म, तो ये माइकल एडिशन हो जाएगा लास्ट वाला स्टेप, ठीक है। तो मैकेनिज्म कैसे प्रोडक्ट बन रहे हैं उसके ऊपर जाना ज्यादा सही नहीं रहेगा। अल्डोल का मैंने स्टेप आपको बता दिया, ये सिंपल ही स्टेप है। उसके बाद इन दोनों की जब रिएक्शन करवाओगे, इसको ध्यान से देख लीजिए आप, इसको ध्यान से देख लीजिए, है ना। ये होता ना आपका एक माइकल डोनर होता है, एक माइकल एक्सेप्टर होता है, ये रहा, एंड साथ में जब आप इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, ये यहाँ से अटैक कर देता है, ये यहाँ से अटैक कर देता है, एंड यहाँ पे आपका इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। बाद में आप वाटर निकाल देना, तो सिंपली दिस इज माइकल एडिशन। लास्ट वाला जो स्टेप है वो माइकल एडिशन का है। उसके बाद आपने सिंपली ऑक्सीडेशन करवाया है, यहाँ पे हाइड्रोजन को रिमूव किया है, ये आपका बन गया है। तो इस रिएक्शंस में अगर आप बात करेंगे तो मैनिक तो हो नहीं सकती, डार्जेंस हो नहीं सकती, यहाँ पे अल्डोल एंड माइकल एडिशन जैसा ही मैकेनिज्म कुछ होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपको लगाना था वो लगाना था डी इज द करेक्ट आंसर, वो लगाना था ए एंड डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये आपका। बस आपको इस रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि क्या प्रोडक्ट होता है, क्या रिएजेंट होता है, क्या रिएक्टेंट होता है, बस फिर ये क्वेश्चन आप समझ पाते। लेकिन मैं कहूंगा अच्छा क्वेश्चन था, एडवांस लेवल का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। यस, दिस इज, ये काफी इजी क्वेश्चन है, एमएसक्यू टाइप का। द कंपाउंड्स विच गिव्स बेंजोइक एसिड ऑन ऑक्सीडेशन विद KMnO4। जब आप KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो आप बताइए इनमें से कौन बेंजोइक एसिड देगा। तो आप सभी को पता है कि आपका बेंजाइल पोजीशन, यहाँ पे आपका एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होगा तो ही वो आपका बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो इसके पास यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, ये बेंजोइक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। इसके अंदर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नहीं कन्वर्ट होगा। इसके अंदर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये नहीं कन्वर्ट होगा। इसके अंदर आपके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये पक्का ही बेंजोइक एसिड के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाएगा।
तो इस क्वेश्चन का भी जो करेक्ट आंसर आना था वो आपका ए एंड डी आ जाना चाहिए था। ए एंड डी इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, दिस इज फ्रॉम कार्बीन, और मैंने इतना अच्छे से पढ़ाया था आपको, इतना अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बीन। ऐसा क्वेश्चन आपका टीफर के अंदर पूछा जा चुका था, तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ। देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको ट्रांस दिया हुआ है, यहां से आपको ट्रांस दिया हुआ है, ट्रांस अल्किन आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पे आपको सिंगलेट स्टेट बोला है ना। आप सभी को पता है कि हमारे पास दो टाइप के कार्बीन होते हैं, एक ट्रिपलेट होता है एंड एक सिंगलेट होता है। एक ट्रिपलेट होता है एंड एक सिंगलेट होता है, ठीक है। तो सिंगलेट में आप इसको कैसे दिखाते हैं, यहां से देखिएगा, ये फ्लोरीन और ये क्लोरीन। तो सिंगलेट में हम एक को ऊपर की तरफ और एक को नीचे की तरफ दिखाते हैं। तो आपको ये मैकेनिज्म में पढ़ाया जाता है ऑलरेडी, अगर आपने ध्यान से सुना हो, समझा होगा इसको, तो आपको ये पढ़ाया जाता है। सिंगलेट में आप अगर सिंगलेट कार्बीन ले रहे हैं तो आपको वही प्रोडक्ट मिलता है जो कि आपका रिएक्टेंट सबस्ट्रेट की स्टीरियो होती है। जो आपके सबस्ट्रेट की स्टीरियो होगी वही आपको ओनली प्रोडक्ट मिलेगा अगर आप सिंगलेट कार्बीन ले रहे हैं। अगर आप सिंगलेट कार्बीन ले रहे हैं तो आपको सिर्फ वही प्रोडक्ट मिलता है। तो यहां से देखिए, क्योंकि यहां पे देखो एक ऊपर की तरफ होगा एक नीचे की तरफ, ये वाला इसके साथ कनेक्ट कर जाएगा, ये वाला इसके साथ कनेक्ट कर जाएगा, मतलब यहां पे आपका ये बनेगा, लेकिन स्टीरियो चेंज नहीं होगी। अगर वहीं पे यहां पे ट्रिपलेट स्टेट होती, एक ऊपर की तरफ ये भी ऊपर की तरफ, तो यहां पे भी फ्लोरीन और यहां पे आपका क्लोरीन, तो फिर क्या होता, यहां पे एक तो सिंपल ये बन ही जाता आपका, एक तो ट्रांस, यहां पे देखो, यहां पे जो भी स्टीरियो इसकी रही होगी वही स्टीरियो आपको मिलती है सिंगलेट के अंदर। तो अगर ये ट्रांस है तो ओनली ट्रांस आपको मिलेगा, सिंगलेट है तो ओनली ट्रांस मिलेगा। अगर ट्रिपलेट होता तो दोनों मिल जाते, ट्रिपलेट होता तो दोनों मिलते, ट्रांस भी मिलता आपको, ट्रांस तो मिलता ही मिलता, साथ में सिस भी मिलता। क्यों? क्योंकि अब हमें यहाँ पे बॉन्ड की रोटेशन करवानी पड़ती है, बॉन्ड की रोटेशन करवानी पड़ती है ताकि हम यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन करवा सकें। और जब बॉन्ड की फॉर्मेशन करवाओगे ये ट्रांस से सिस बन जाता है। काफी डिटेल में ये आपको समझाया जाता है, काफी डिटेल में। इसका मतलब यहाँ पे तो ओनली ट्रांस मिलेगा, यहाँ पे दोनों। तो अब सिंगलेट है तो ओनली देखना। तो पी ये बोल रहा है, पी में देखो आपका ये ट्रांस है बट ये सिस, ये क्या नजर आ गया, सिस। ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ ट्रिपलेट होता तो ऐसा पॉसिबल हो जाता, ये पॉसिबल नहीं है। ये आपका कैसा नजर आ रहा है आपको, ट्रांस, ये भी कैसा नजर आ रहा है, ट्रांस, दोनों ही ट्रांस प्रोडक्ट है। यस, इसीलिए इसका जो आंसर लगाएंगे, अभी तक तो बी आ गया है, ये सिस हो गया, आंसर नहीं पॉसिबल होगा, ये दोनों, ये सिस हो गया, आंसर पॉसिबल नहीं होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ओनली बी आना था, ओनली बी इज द करेक्ट आंसर, ओनली बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये काफी इजी क्वेश्चन था, जस्ट अभी मैंने एक्सप्लेनेशन दी आपको यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्टूडेंट, 38 नंबर क्वेश्चन है। ये आप जो है जोड़ सकते हैं, रिड्यूसिंग शुगर। तो देखो मैंने काफी डिटेल में पढ़ाई दी ये सारी चीजें आपको। द फंक्शनल ग्रुप्स इन रिड्यूसिंग शुगर दैट शो पॉजिटिव टॉलरेंस रिएजेंट। देखो तो अगर रिड्यूसिंग शुगर कौन कौन से होते हैं, तो मैंने आपको बताया था जितने भी आपका जो मोनोसैकेराइड्स या फिर प्लस में डाइसैकेराइड्स होते हैं, मोनो प्लस में जो डाइसैकेराइड्स होते हैं वो सारे रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, वो सारे रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी, जो आपका अगर आप बात इसमें डाइसैकेराइड्स में सुक्रोज को अगर छोड़ दें, सुक्रोज को छोड़ के सारे रिड्यूसिंग एक्सेप्ट सुक्रोज, सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, बाकी सारे रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। तो देखिए जो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, जैसे अब रिड्यूसिंग शुगर की अगर आप बात करोगे, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। मैंने ये स्टेटमेंट काफी अच्छे से एक्सप्लेन की थी मेरे स्टूडेंट्स को जो पढ़ते थे मुझसे, उनको बताया था। अब देखो यहाँ पे रिड्यूसिंग शुगर, अब क्या, अब ग्लूकोज रिड्यूसिंग शुगर है, यस। अगर ग्लूकोज रिड्यूसिंग शुगर है तो ग्लूकोज के अंदर तो COH प्रेजेंट होता है। अगर C, और आप सभी को पता है कि COH तो पॉजिटिव टॉलरेंस शो करता है, पॉजिटिव टॉलरेंस शो करता है। इसका मतलब यहां से ये बात क्लियर होगी, इसका मतलब यहां से ये बात क्लियर होगी कि आपका जो एल्डिहाइड है वो आपका यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है, बिल्कुल वो आपका ए आंसर पक्का होगा। दूसरी बात, यहाँ पे रिड्यूसिंग शुगर के अंदर तो फ्रक्टोज का भी नाम आ जाता है, फ्रक्टोज। और फ्रक्टोज के अंदर आप सभी को पता होना चाहिए C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट होता है, कीटोन प्रेजेंट होता है। हालांकि इसका मैकेनिज्म थोड़ा अलग तरीके का होता है, बट यहाँ पे मतलब इसको भी एक्सप्लेन, वैसे कीटोन नहीं शो करेगा पॉजिटिव टॉलरेंस, बट यहाँ पे रिड्यूसिंग शुगर इनमें ये शो करता है यहाँ पे,
इसका मतलब कीटोन भी बिल्कुल सही है, इसका मतलब कीटोन भी बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद आ गया हेमी एसिटल। हेमी एसिटल भी आपका शो करता है ना। जितने भी ये जो डाइसैकेराइड्स हो गए ना, माल्टोज, लैक्टोज, है ना, ये क्या है, इनके अंदर आपका क्या होता है प्रेजेंट, इस टाइप से आप लिंकेज देखते हैं। जब आप इनको जोड़ते होंगे, बनाते होंगे, तो ये वाली आपका लिंकेज यहाँ पे प्रेजेंट होती है ना। इसी को हम हेमी, जैसे आपने अगर देखा हो, जैसे एक क्वेश्चन इस टाइप से भी चीजें हो जाती है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाऊं, थोड़ा सा 1 मिनट रुकिए यहाँ पे, तो ये जो होता है इसको हम हेमी एसिटल टाइप से बोल देते हैं, हेमी एसिटल। तो यह हेमी एसिटल भी शो करता है, और हेमी एसिटल वाले जब भी तो वो रिड्यूसिंग शुगर हुए ना, डाइसैकेराइड्स जो है, माल्टोज, लैक्टोज, ये क्यों रिड्यूसिंग शुगर है, रीजन यही है कि इनके अंदर हेमी एसिटल लिंकेज प्रेजेंट होती है। एसिटल जो है आपका वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। अगर आप एसिटल की बात करेंगे तो हम नहीं कहेंगे, एसिटल आपका यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, ठीक है। तो एसिटल नहीं होगा, हेमी एसिटल जरूर होता है। हेमी एसिटल और एसिटल की अगर आप बात करेंगे, देखो इसको थोड़ा सा मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं, देखिए कि क्या कहानी होती है, एक स्ट्रक्चर बना के मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पे आप देख सकते हैं, देखिएगा यहाँ पे ये आपका O हो गया, ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से ये, इस प्रकार से ये, यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, यहाँ पे ये। अब हेमी एसिटल का मीनिंग क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे O लगा हुआ है, इसी प्रकार यहाँ पे मान लो कि आपका कोई एक और लगा होगा इसके ऊपर, यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से, ये एंड ये एंड ये। तो यहाँ पे आपका ओनली CH2 लगाया हुआ है। देखो अब यहाँ पे ओनली H2 लगाया हुआ है, तो ये जो है ना हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये बनेगा आपका हेमी एसिटल, ये आपका हेमी एसिटल बनेगा, एंड दिस इज योर एसिटल, दिस इज योर एसिटल। तो एसिटल जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, हेमी एसिटल जरूर रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर लगाना था वो हमें लगा देना था ABC इज द करेक्ट आंसर, वो हमें लगा देना था ABC इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा गया था, काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन मैं इसको कहूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। ये GOC से ये क्वेश्चन पूछा गया था, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, एरोमेटिसिटी से। आसान है क्वेश्चन बहुत ज्यादा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, इनमें से कौन कौन से एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। देखिए यहाँ पे तो साफ साफ हमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन नजर आ रही है। अगर ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज है तो पक्का ही आपका नॉन एरोमेटिक होगा, ये तो नॉन एरोमेटिक होगा, इसको हटा दीजिए। अब यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स की बात कीजिए, 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 और उसके बाद 4, प्लेनर है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, सारी चीजें हैं। तो ये देखो अगर नॉर्मली कोई भी स्टूडेंट देखेगा कहेगा यहाँ पे 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये तो आपका 4 हैंड रूल को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, और ऐसा ही बिल्कुल सोचा भी है, ये एंटी एरोमेटिक होगा। यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी 4 हैंड रूल को फॉलो कर रहा है, 4 हैंड हकल रूल को, तो ये भी एंटी एरोमेटिक होगा, और ये भी एंटी एरोमेटिक हो ही जाएगा, यहाँ पे भी 4 पाई है। तो इसका जो आंसर वो BCD आना चाहिए था। बट देखो भाई, जब इसका जो आंसर की अनाउंस की गई थी, वहां पे कुछ बच्चों ने ऑब्जेक्शन लगाया था कि दिस इज नॉट एरोमेटिक, ये एरोमेटिक, सॉरी दिस इज नॉट एंटी एरोमेटिक, दिस इज एरोमेटिक, कुछ बच्चों ने ऐसा बोला था। अब एक रेफरेंस बुक है, बुक का नाम मुझे नहीं पता, आप देख लीजिएगा, रेफरेंस बुक है, एंड यहाँ पे ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है भाई, जो बच्चे वो बता रहे थे उन्होंने मुझे इसी का रेफरेंस भेजा था, यहाँ से देख सकते हो। देखिए इन्होंने कहा ये किसी रेफरेंस बुक का क्वेश्चन है, यहाँ पे इसको एरोमेटिक बताया गया है। सिंपल रेजोनेंस थ्योरी प्रेडिक्ट द पेंटालिन्स, जो कि 69 में दिखाया गया है, ये पेंटालिन्स है। एजुलिन्स, एजुलिन तो आप सभी को पता है एरोमेटिक होता है। हेप्टालिन शुड बी एरोमेटिक ना, although no known ionic canonical form have been double bond at the ring junction, but यहाँ पे molecular orbital conclusion so that azulene should be stable but not 2 and not 2 and other 2. This is the borne out of experiment. Heptallene has prepared by this. ये थोड़ा सा बहुत बताया गया, यहाँ पे इसको एरोमेटिक बोला, बट ये सिंपली भाई ये आपका एंटी एरोमेटिक ही होगा। IIT ने जो इसका आंसर दिया था वो BCD ही दिया गया था, BCD ही दिया गया था। अब चलते हैं भाई लास्ट MSQ टाइप के क्वेश्चन पे, वो आपका क्या होगा। दिस इज फ्रॉम थर्मोडाइनमिक्स, बोर्न मैक्सवेल स्क्वायर आपको पढ़ाया जाता है, बोर्न मैक्सवेल रिलेशनशिप आपको पढ़ाई जाती है, उसका ये क्वेश्चन है। इसको आप कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट, इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पे एक स्क्वायर, एंड उस स्क्वायर के लिए आपको बहुत सारे बच्चों को ये स्क्वायर ऑलरेडी पढ़ाया जाता है, ट्रिक आपको यहाँ पे बताई जाती है। ट्रिक आपका आप सभी को पता होना चाहिए। सत्याप्रकाश वेरी टायर्ड, सत्याप्रकाश वेरी टायर्ड,
ठीक है, हे गॉड AU। हालांकि हमें हे गॉड AU की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, तो आप स्केयर बनाइए यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखते हैं सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, सत्या प्रकाश वेरी टायर्ड। एंड यहाँ पे लिख देते हैं वैसे हे गॉड, हे गॉड, हे सॉरी यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे H आएगा, हे गॉड AU, हे गॉड AU ये होता है। बट हमें यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है, हमें सिंपली यहाँ पे इसी की जरूरत पड़ेगी। आपसे बोला गया भाई बताओ कौन सी करेक्ट रिलेशन है। सबसे पहले देखें यहाँ पे S से P जा रहे हैं, आप कहां से कहां, S से P जा रहे हैं एंड V से T जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे S से P लिख लीजिए एंड यहाँ पे आप V से T लिख लीजिए, S से P लिख लीजिए एंड V से T। तो ये करली S अपॉन करली P हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे आप करली V अपॉन करली T बनाएंगे। अब ये देखो S से जो डायरेक्शन वो दूर जा रही है, अगर दूर जा रही हो कहां पे जा रही है, टेम्परेचर पे, तो यहाँ पे टेम्परेचर लिख दो। दूर जा रही है इसलिए पॉजिटिव साइन, अगर एरो दूर जाए तो पॉजिटिव साइन, अगर एरो पास आए तो नेगेटिव साइन, तो ये पॉजिटिव। अब यहाँ पे वॉल्यूम है, वॉल्यूम के पास एरो आ रही है, कहां से, P से, तो यहाँ पे P लगा दो। पास आ रही है इसलिए नेगेटिव, पास आ रही है इसलिए नेगेटिव। इसका मतलब पहले वाली रिलेशन बिल्कुल सही है, पहले वाली रिलेशन बिल्कुल सही है, ओके नो प्रॉब्लम। सेकंड देखिए यहाँ पे आपको बोला गया S बाई V, यानी कि S से V यहाँ नीचे की तरफ आ रहे हैं, इसको ब्लैक से दिखा देता हूं, S से V आ रहे हैं एंड P से T आ रहे होंगे पक्का ही। ऐसा क्वेश्चन भाई आपका जैम 2015 में भी पूछा जा चुका है, सेम ऐसे ही यही ऑप्शन थे, थोड़े बहुत अलग थे लेकिन आंसर यही आना था। S बाई P किया, S बाई V किया एंड P बाई T किया आपका। तो यहाँ पे करली S अपॉन करली P, करली S अपॉन करली V, करली P अपॉन करली T। अब देखिए S से एरो दूर जा रही है कहां पे, T पे दूर जा रही है इसलिए पॉजिटिव है ना। उसके बाद P से एरो दूर जा रही है कहां पे, V पे, इसलिए ये भी पॉजिटिव। तो दोनों पॉजिटिव आने चाहिए एंड दोनों पॉजिटिव दिखाए भी गए हैं। इसका मतलब A भी हो गया, B भी हो गया, ठीक है। सी ऑप्शन की तरफ यहां पे चलते हैं स्टूडेंट कि सी ऑप्शन सही होगा या नहीं होगा। अब यहां पे आपको बोला गया कि आप T से V पे आ रहे हैं, जस्ट ये T से V की तरफ एंड P से S की तरफ। तो लिखो यहां पे लिख देता हूं भाई मैं T, करली T अपॉन करली V। अब देखिए T के पास एरो आ रही है, पास आ रही है कहां से, S से, कहां से, S से, तो ये बनेगा नेगेटिव। उसके बाद यहां पे सेकंड है आपका करली P अपॉन करली S। S से एरो दूर जा रही है, सॉरी एक मिनट, P से एरो दूर जा रही है कहां पे, V पे, अगर दूर जा रही है पॉजिटिव। इसका मतलब यहां पे जो रिलेशन आनी चाहिए थी ना इनके बीच में, वो नेगेटिव पॉजिटिव की आनी चाहिए थी। यहां पे दोनों पॉजिटिव दिखाया गया, इसको हटा दीजिए, ये आपका पॉसिबल होने वाला नहीं है, इसको आप हटा दीजिए, ये आपका पॉसिबल होने वाला नहीं है। उसके बाद लास्ट ऑप्शन पे चलते हैं। आप करली T से गए हैं, करली T से आप गए हैं करली P ना, करली ये, तो T से T के पास एरो आई है कहां से, S से, इसलिए नेगेटिव। T के पास एरो आई है इसलिए नेगेटिव। करली V अपॉन करली S, तो V से एरो, V के पास भी एरो आई है कहां से, P से, ये भी नेगेटिव। तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, इसलिए ये भी करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था वो आपका ABD इज द करेक्ट आंसर, वो आपका ABD इज द करेक्ट आंसर। तो ये था जी हमारे जैम 2021 के MSQ टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। होप कि सारे क्वेश्चन एंड उनके कंसेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे NAT क्वेश्चन। अभी के लिए इतना ही, आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।